बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज पर, जहां मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए अक्सरती नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए धांधली के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या वाकई इंतखाबी अमल शफाफ था या फिर एक नई सियासी कशीदगी जन्म ले रही है? इसी के साथ बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायदा, ख्वाजा आसिफ और असद कैसर के बयानात की, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज को अपने अपने सियासी मौक़िफ़ से जोड़ा और मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से अहम दावे और इल्ज़ामात सामने रखे। प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर के नताइज वफाकी सियासत पर असरअंदाज होंगे? क्या पीपल्स पार्टी वाकई तीसरे मरहले के इंतखाबात का बाइकआउट करेगी? और क्या मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है? दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर से सामने आने वाली आवाज़ों पर भी तफसीलन गुफ्तगू होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौजूदा निज़ाम पर तनकीदी बयान ने मुल्की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। मोहसिन नकवी ने नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे, इंतजामी यूनिट्स बनकर रहेंगे, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। इसी मामले पर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर्स में उनकी अहम सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्की थी, जिसके तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। तहम ऐन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मनसूख कर दी गई, जिसके बाद वज़ीर दाखिला ने चंद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। उधर ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर निज़ाम में इस्लाहात करनी है तो इसका आईनी फॉरम पार्लियामेंट और काबीना है। जबकि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान, वजारत दाखिला की कारकर्दगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर भी सवालात उठाए हैं। इसी दौरान सियासी हलकों में ये इतलात भी गर्दिश करती रही कि इस सूरत हाल के बाद मुस्लिम लीग नून की एक आला शख्सियत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबता किया, जिसने सियासी कयासराइयों को मजीद तक़वियत दी। इसी तनाजुर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबतों के इतलात, हुकूमती तहादियों के दरमियान बढ़ती हुई तलखी, अलीम खान और ख्वाजा आसिफ की लफ्जी जंग, हर हुकूमती सफ़ों में सामने आने वाले इख्तिलाफात भी आज की गुफ्तगू का अहम हिस्सा होंगे। तो आखिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज पाकिस्तान की कौमी सियासत पर क्या असरात मुरतब करेंगे? क्या हुकूमत इत्तेहाद दबाव का शिकार है? क्या नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ अमली शक्ल इख्तियार करेगी या सिर्फ सियासी बहस तक महदूद रहेगी? और क्या हुकूमत के अंदर सामने आने वाले इख्तिलाफात मुस्तकबिल की सियासत का रुख बदल सकते हैं? इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है गुल असगर खान ने, IPP के रहनुमा, इसके साथ साथ मौला बख्श चांडियो साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। मैं मौला बख्श चांडियो साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहला मरहला तो हो गया और दूसरा मरहला भी हो गया आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का, और नून लीग जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और वो कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत भी हासिल कर लेंगे, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी मुसलसल इन इलेक्शंस को मान नहीं रही, धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। सर, अब क्या लाएअमल होगा आगे आपका इन इलेक्शंस को लेकर? अमल तो पार्टी की क़यादत बताएगी, लेकिन जिस पार्टी के लोगों को कत्ल किया जाता हो, बंदूक मारकर गोलियां मार रही हो जिस इलेक्शन में, वो क्या कहेगी? भले वो फतेह का जश्न मनाए, लेकिन पार्टी के लोगों को मारकर जश्न मना रहे हैं। रियासती सरपरस्ती और छाओं में इलेक्शन लड़ रहे हैं। रियासत उनके साथ खड़ी है, ताकत उनके साथ खड़ी है, गोलियां वो मार रहे हैं। अब आप इस इलेक्शन को क्या हम कह सकते हैं? लेकिन मौला बख्श साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि इलेक्शंस पुरअमन नहीं हुए, आप लोगों के कारकुन वहां पर शहीद हुए, लेकिन अभी तक आप लोग उन कत्ल जो हुए हैं आपके कारकुनों के, उनके शवाहिद आप लोग नहीं दे पाए हैं। देखिए, अभी फौरी तौर पे तो ये बातें नहीं होती, लेकिन जैसे हमारे कारकुन हैं, आखिर ऐसे तो नहीं कि आसमान से गोलियां चली हैं। जाहिर है सामने से गोली मारी गई है, 2 कारकुन गए हैं, आज भी गया है, कल, तो ऐसे तो नहीं होगा। अभी दुनिया इनकार करने से तो किसी बात का भी इनकार कर सकते हैं। लेकिन मौला बख्श साहब, नून लीग बार बार ये कह रही है कि GB के इलेक्शंस हुए थे, उनमें अवाम ने अगर आपको मैंडेट दिया तो PM ने आपको मुबारकबाद भी दी, खुले दिल से उन्होंने उन रिजल्ट्स को तस्लीम किया था। अगर अब आज़ाद कश्मीर के अवाम ने उनको मैंडेट दिया तो आप भी तस्लीम कर लें। मैं मानता हूँ, हम भी कभी कभार बाद जगहों पे वेलकम करते हैं, चाहे वो विश्वकर्त हो, लेकिन GB में, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के किसी कारकुन को गोली तो नहीं मारी गई थी, कोई शहीद तो नहीं हो गया था। यहाँ तो गोलियां मारी गई हैं। इलेक्शन की जिस अंदाज से वोटिंग हुई है, जिस अंदाज से गिनती हुई है, ये गिलगित में कहाँ था? गिलगित में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। न इस किस्म की गिनती हुई है, न किसी इस किस्म की इलेक्शन हुई है, न किसी के नून लीग के कारकुन को गोली मारी गई है।
लेकिन चांडियो साहब, अस्मा बुखारी साहिबा तो ये कह रही हैं कि आप लोगों ने जेबी में ब्लैकमेल करके गवर्नमेंट को हासिल किया था और अब जो है आजाद कश्मीर में आपको हुकूमत नहीं मिलेगी, आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर, ये ब्लैकमेल किस बुनियाद पर आप लोगों ने किया था हुकूमत को? अस्मा बुखारी साहबा और ख्वाजा आसिफ साहब, इनके खोपड़ी में, इनके जहन में सवाए पीपल्स पार्टी के दुश्मनी के कुछ है नहीं। ये दलील घटते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं, इनकी बात का मैं जवाब ही देना नहीं चाहता। अच्छा, चलिए, मैं गुलस्कर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आईपीपी के रहनुमा, मैं उनकी तरफ भी बढ़ूंगी। गुलस्कर साहब, ये तीसरे मरहले में क्या हुआ है? आईपीपी तो लग रहा था कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर सामने आएगी और इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे किए गए आईपीपी की तरफ से, और तनवीर इलियास साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था हमें किसी जमात की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। हुआ क्या है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 38 हलकों में कैंडिडेट्स दिए थे और हमारी पार्टी जो है वो चंद हफ्तों पहले ही रजिस्टर्ड हुई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे फुटप्रिंट्स आ रहे कि हमारी पार्टी 3 साल उससे बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम वफाकी पार्टी बन के उभरे हैं। लाहौर पंजाब असम्बली हमारी 4 सीट्स हैं, फेडरल में हमारे 2 मिनिस्टर्स हैं, 4 सीट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी 7 सीट्स हैं और 5 मिनिस्टर्स हैं। तो कश्मीर के मामले में हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न्स हैं कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है उसका मजाक बन रहा है और लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरह पहला मरला हुआ है, दूसरा मरला हुआ है, कई पोलिंग स्टेशंस तो ऐसे थे जहाँ पे 100% जो है ना कोई बीमार हुआ ना कोई एब्सेंट हुआ और वो सारे पोल हो गए। उसके ऊपर प्रूफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए। फिर अब जो ये दूसरा मरला हुआ है, अब शर्कपुर का देख लें, हमारे एजेंट्स को बाकायदा तौर के ऊपर बाहर निकाल दिए, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। जो सियालकोट में हुआ, वहाँ दीगा मुश्ती हुई, पंजाब गवर्नमेंट वहाँ के ऊपर अपनी जो उनको करना चाहिए थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूरा नहीं कर सके। तो ये बात इलेक्शन करवाना बड़ी बात नहीं होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना वो बड़ी बात थी। तो वो एक मैं समझता हूँ। दूसरा जो टर्न आउट है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। 20% से ऊपर टर्न आउट नहीं गया। सोचने की बात ये नहीं है कि क्यों, असल सोचने की बात क्यों कम हुआ। असल में इन 2 बड़ी पार्टीज़ के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, मैं वहाँ पे मौजूद था। कश्मीरी नौजवानों का ट्रस्ट अब इन पार्टीज़ के ऊपर नहीं रहा। वो ये कहते हैं कि ये जो आप पिछले 30-30, 40-40 साल में डिलीवर नहीं कर सके, ना वहाँ मोटरवेज बन सके, ना वहाँ पे कोई हवाई अड्डे बन सके, ना आज हॉस्पिटल्स की कंडीशन है। अभी सिटिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, PMLN कई दफ़ा रही। तो उन नौजवानों को हम इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वहाँ के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ज़रूरी है और था और अब ये रहेगा। तो बजाय हम ऐसा इलेक्शन जो जिस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आवाज़ें उठा रही है, IPP भी आवाज़ें उठा रही है और हमारा वोट बैंक देखें इस टाइम, ठीक है हमने कोई सीट नहीं निकाली, लेकिन पहले मरले में देखें तो हमारा 51,000 वोट जो है वो आया। हमारे 2 कैंडिडेट रनर अप थे, तो वहाँ पे तीसरी बड़ी पार्टी हम बन के उभरे हैं। लेकिन अभी तक कोई वो जिसके ऊपर सीरियस जो है वो एलिगेशंस हैं PMLN के ऊपर, उसका वो जवाब नहीं दे सके। अच्छा, सेनेटर गौस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, अभी तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं, 14 सीट्स जो है मुस्लिम लीग नून ने हासिल की है और आप लोग दावा भी कर रहे हैं सादा अक्सरियत हासिल करने का। लग यही रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि 2 मरहल में तो आप लोग आगे आ रहे हैं, ऑब्वियसली थर्ड पे इसका इम्पैक्ट रहेगा। सर, लेकिन जो आपकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो अभी तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मानने से इनकारी है। आप लोगों पर धांधली के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। अभी चाडियो साहब भी साथ मौजूद हैं, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर इतनी कत्ल गारत हुई है, उनके कारकुन शहीद हुए हैं, तो ऐसे में ये शफाफ इलेक्शंस तो नहीं माने जा सकते। देखिए जी, जो भी हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो भी पार्टी हारती है तो कहती है धांधली हुई है, ये हो गया, वो हो गया, इतने परसेंट वोट कास्टिंग होगी। तो इल्ज़ाम तो सारे लगाते हैं, तो कोई शक नहीं। लेकिन उसका तरीक़ाकार है, अगर कोई किसके पास सबूत है कि धांधली हुई है तो उसके पूरा तो रिफॉर्म है, इलेक्शन कमीशन में जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ जाए और अपना प्रयास करे, वहाँ से जरूर इंसाफ मिलेगा उनको। तो हमेशा जो हारी पार्टी इल्ज़ाम लगाती है, तो हम देखो हमने तो बड़े अच्छे माहौल, एक कैजुअलिटी हुई है जिसका हमें बहुत अफसोस है। एक बंदा वहाँ उसकी डेथ हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मरने में भी एक की डेथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सियासी को हमें ठंडा रखना है, बजाय अजाम तराशी के। पहले मुल्क में सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा है और अब सियासी इंतशार मजीद फैलेगा तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मेरी तमाम इस पार्टियों से हमारे भाई हैं, ये तो दरख्वास्त होगी कि एक एग्जाम तलाशी न करें, बल्कि बाकायदा जो एक कानूनी तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट करें
भाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो अगर कोई साबित हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर हमारी सीटें जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाएं और अपने आप को के साबित करें कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो ठीक है। बाकी पाकिस्तान में जो रैयत साहब का माजी से चली आ रही है कि हारने वाला हमेशा अपनी वो बात कभी नहीं मानता, तो मेरे ख्याल में जो लोग हार गए हैं तो उसको खुले दिल से हार कबूल करनी चाहिए और मुल्क को सोचना चाहिए और हमें आगे चलना चाहिए। ये इलेक्शन कोई कभी एक जीतता है, फिर दूसरा जीतता है, फिर तीसरा जीतता है, तो ये तो प्रोसेस चलता रहता है। तो अपने आप को इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इलेक्शन हुई तो पास में मुझे तो कोई शिकायत महसूस नहीं हुई कि वहाँ बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। सुना वरना तो जितनी धांधली हुई, जितने वो मेरे भाई ये तरह पीपल्स पार्टी वाले या मेरे गुलस्कर कर रहे हैं, अगर तो लोग सड़कों पे आ जाते और एहतजाज करते किसी भी चीज का बार धांधली। सर अभी इक्का दुक्का वाकयात होते हैं। गुल असगर साहब से मेरी ऑफ कैम पे यही बात हो रही थी, वो कहते हैं हमारे पास तो प्रूफ्स हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने धांधली की है, बाकायदा तौर पर ठप्पे लगाए गए हैं। आप कह रहे हैं कोई शिकायत ही नहीं आई है? नहीं प्रूफ है तो बिल्कुल, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है ना, वो कानूनी तरीकेकार पर है। मैंने ये कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए कि हमारे साथ जाती हुई है, अगर कोर्ट ये ट्रिब्यूनल समझेगा कि बाकी धांधली है तो री इलेक्शन के लिए कहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हमें कानून के दायरे के अंदर रहना चाहिए और बजाय इसके इंतशार फैलाने के हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए। ट्रिब्यूनल में जाएं, कोर्ट्स में जाएं और अपना हक हासिल करें। हमेशा यही रही है। गुलस्कर हमारे भाई, इसके खिलाफ लोग गए कोर्ट में और फिर फैसले इनके हक में आए, तो तरीका का इन पर भी बड़े इल्जाम लगे थे धांधली के, तो इन्होंने कोर्ट से अपने आप को क्लियर करा है। गुलस्कर जो है वो मेरे गांव शहर से हैं, तो मेरे जिला से हैं, मैं उनको शिकायत जानता हूँ। तो मेरी उस दरखास्त होगी कि अगर कहीं कोई शिकायत मिली है तो आप जरूर अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। अच्छा, वो न्यायी साहब चले भाई हैं, मुझे अगर मौका दें 1 मिनट से बात करने का। अच्छा, वो कह रहे हैं कि लोगों को अगर कोई शिकायत है तो वो सड़कों पे, वहाँ पे कश्मीर पूरा सड़कों के ऊपर है। आपका जो टर्न आउट था वहाँ पे टोटल 20% है। हम तो वहाँ पे रहे हैं, उनको तो पूरे सिस्टम से जो इस टाइम जो है वो शिकायत हैं। वो ये ऐसा नहीं है कि वो सड़कों के ऊपर नहीं है, इसलिए तो लोग निकले नहीं हैं, वो सिस्टम का हिस्से ही नहीं बने। तो हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के ऊपर उनको बजाय कॉन्फिडेंस देने के, बजाय वो करने के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी कोलिशन पार्टनर है, हमारे ऊपर तो देखें और फिर इनका एटीट्यूड ज़रा चेक करें कि अलीम खान साहब ने बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आ गया, पता नहीं शायद आपने सुना है कि नहीं सुना जी, कि इस पॉलिटिकल पार्टी की वर्थ क्या है। भाई आप एक जमहूरियत में एक वोट बड़ा होता है और लाखों वोट हैं आपकी। मैंने जो सीटें गिनवाई हैं, सिर्फ आप फेडरल की सीटें दें तो 40 लाख लोगों की नुमाइंदगी है। तो अगर ये एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स, और वो सियालकोट से 18 में भी हारे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब खुद हारे हुए हैं, और 23-24 में भी जो 24 में जो इलेक्शन हुआ वो भी वो राना डार साहब से हारे हुए हैं। तो बजाय ये एटीट्यूड आप लोगों को दिखाने के PMLN को, तो वो तो लोग और ज़्यादा गुस्से में आएंगे और ज़्यादा कश्मीर के जो बिल्कुल ठीक कह रहे न्याजी साहब, हम भाई हैं, हम एक इलाके से हैं, लेकिन ये न्याजी साहब के लेवल से बहुत ऊपर की बातें हैं। उनको चाहिए था गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट, कि वो फ़ौरन कोई ऐसा कमीशन बनाते या फ़ौरन कोई ऐसी एक्शन लेते जिसके ऊपर कश्मीरी नौजवानों का दोबारा कॉन्फिडेंस बहाल होता। बजाय उसको पुरानी, हम नई जो वो पुरानी उसी रविश पे डाल दें, जाए जी आप अपनी शिकायत करें और फिर तारीखें डलते रहें। कश्मीर के मामले में हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं कर सकते। अच्छा सेनेटर साहब, ये टर्न आउट को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पहले मरहले का जो टर्न आउट रहा वो 42 से 44% था और दूसरे मरहले का 50 से 56% उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है। लेकिन अभी गुल असगर साहब कह रहे थे कि सिर्फ 20% टर्न आउट रहा है। इसमें बुखारी साहिबा कह रही थी कि खवातीन की बड़ी तादाद आई थी, टर्न आउट में खवातीन की तादाद बड़ी ज़्यादा थी। तो सर ये इतना कन्फ्यूजन क्यों है टर्न आउट को लेकर? किसकी बात को फिर दुरुस्त समझा जाए? देखो, पंजाब में इस वक्त हुकूमत है, अब जो पार्टी का जो सर है वो एक्टिव है। वहाँ शायद वहाँ के कश्मीर के जो जिसके हालात हैं वो थोड़ा टेंशन की फिजा है। वहाँ लोग कोई डर से नहीं निकले, कोई टेंशन की वजह से नहीं निकले। हमारे यहाँ तो मैं खुद, चूँकि पेशावर में मेरी ड्यूटी थी, मैंने बताया है, लोगों को बड़ा जोश खरोश था और 50% से ज़्यादा टर्न ओवर है। तो क्योंकि पंजाब में हमारी हुकूमत है, लोग को एक सेफ्टी थी कि लोग क्या सेफ और सिक्योर हैं, तो लोग बाहर निकले और वोट डाले। और
आप टीवी की फुटेज देख रहे हैं, हर इलाके के देख रहे हैं, लाहौर का देख रहे हैं, सरगोदा का देख रहे हैं, हर के आप देखा कि हमेशा उसमें लोगों की बड़ी तादाद और लोगों ने बड़ा जोश खरोश दिखाया और एक कौमी फरीद समझकर वोट दिया, क्योंकि चलिए, कश्मीर के मामला एक हसास मामला है। चाडियो साहब भी साथ ही मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। चाडियो साहब, आपकी पार्टी की तरफ से भी दो आवाजें आ रही हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो उल्टी गिनती के दिन शुरू हो जाएंगे वफाकी हुकूमत के। राजा परवेज अशरफ साहब भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन बाइकआउट कर सकती है पीपल्स पार्टी। लेकिन सर, शर्जील इनाम मेमन साहब तो कह रहे थे कि आज के बाइकआउट नहीं होगा, आप लोग कंटेस्ट करेंगे। तो पीपल्स पार्टी सर क्या करने जा रही है फिर? देखिए, ये फैसला तो क़यादत का है, मुझे अख्तियार नहीं, मैं उनका तर्जुमान भी नहीं हूँ कि ऐसी कोई बाज़ाब्ता बात करूँ। जो पार्टी की लाइन होगी क़यादत भी वही कर रही है। राजा परवेज साहब भी हमारी क़यादतों में शुमार है, उनका मौक़िफ़ भी अपनी जगह पर है, फिर शर्जील साहब का। लेकिन मुझे पता नहीं है, जब तक क़यादत इस पर मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करेगी मैं बात कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, लेकिन सर धांधली के इल्जामात तो आप लगा रहे हैं, 3 मरहलों पर जो बात हुई थी, लेकिन सर इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत आप पर डाल रही है। वो कह रही है कि अगर हालात आज वहाँ पर ख़राब हैं, आज़ाद कश्मीर के कलअदम अवामी एक्शन कमेटी अगर बाहर निकल कर एहतजाज कर रही है, आप लोगों की वजह से 3 मरहलों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों ने डील करना था। अगर आप लोग डील कर लेते तो 3 मरहलों पर एहतजाज भी ना जाता और ये इलेक्शन ना होते। ये तो कमाल की बात हो गई, हुकूमत हमें कहे कि आप धांधली कर रहे हैं, ये तो कमाल हो गया ना। ऐसा तो कभी कहीं नहीं हुआ है। अख्तियार आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, लेकिन आप करवा रहे हैं। पूरी नून लीग वहां उतरी हुई है, अलग ऐलान धांधली हो रही है। देखिए, मैं आपको एक वाज़ेह बात बताता हूँ, नून लीग को मैं अच्छी तरह जानता और पहचानता हूँ, मैं इनकी सियासत से वाकिफ हूँ। इनको इलाकाई बरतरी का बड़ा ज़ोम है। ये इलाकाई बरतरी के नशे में हर वक्त गुम होते हैं, बेहोश होते हैं इस नशे में। इनको परवाह नहीं होती किसी के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके नतायज क्या निकल रहे हैं पाकिस्तान में। ये नून लीग को कोई नहीं है। नून लीग को वक्ती तौर पर पावर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चाडियो साहब, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि आज़ाद कश्मीर में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। देखिए, जो जितनी जिम्मेदारी है हम कभी उससे भागते नहीं है, लेकिन यहाँ कोई छुपी बात तो रही नहीं है। भला किसके कारकुनों को गोलियां मारी गई, आप बताएं? किसकी इलेक्शनों के पोलिंग स्टेशनों पे जो धांधली हुई है, कैसे किया गया है, सबको पता है ना। अभी आप एक बात को लेकर बैठे, वो ठीक है, आपका हक है तजिया करना, लेकिन अभी तो दुनिया बता रही है आपको। नून लीग ने तो कमाल कर दिया है, धांधली का तो रिकॉर्ड टूट गया, लोगों के मारने तक चले गए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं इनको जानता हूं, ये इलाकाई बरतरी की मस्ती में है। क्या रंग लाएगी इनकी इलाकाई बरतरी का, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन पहले भुगत चुके हैं, अभी फिर भुगताएंगे ये। मुझे इन पर कोई एतबार नहीं है। मैं तो पीपल्स पार्टी के ही इस मौक़िफ़ के मुखालिफ हूँ कि नून लीग के साथ इत्तेहाद होना चाहिए। अच्छा। नून लीग के साथ इत्तेहाद हो ही नहीं सकता पीपल्स पार्टी का। उनके रूह में पीपल्स पार्टी की दुश्मनी भरी हुई है। नून लीग बनी ही पीपल्स पार्टी की दुश्मनी पर थी। तो मैं नहीं, क्या वो ज़ियाउल हक के बारे में मैं नहीं समझता, लेकिन अभी हम पार्टी क़यादत का फैसला होता है, हम सब आमना सदकना कहते हैं। तो चाडियो साहब, ये पीटीआई का भी ये बयानिया है कि आप लोगों की ज़बरदस्ती की शादी है नून लीग के साथ, और फिर चंद साहब भी ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह पोजीशन ले लेनी चाहिए। एक तरफ आप तनकीद भी करते हैं, फिर आप इनके साथ भी हैं, तरमीम भी आप लोगों की सपोर्ट से पास होती है, बजट भी आप लोगों की सपोर्ट से पास होता है। मैं आपको एक बात वाज़ेह बता दूं, पीपल्स पार्टी अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों का इजहार नहीं करती सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत चले, जमहूरियत कायम रहे, जमहूरियत को इस्तेहकाम हो। हम अपनी बहुत, आपको पता होना चाहिए, नून लीग के साथ हमने क्यों इत्तेहाद किया। वो तो ज़ियाउल हक की वारिस थी, उन्होंने तो ऐलान किया था कि हम ज़ियाउल हक के ख्वाबों की ताबीर करेंगे, लेकिन हमने जमहूरियत की खातिर के साथ भी इत्तेहाद किया। हमने एयर मार्शल असगर खान के जमाने में, वो हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन थे, लेकिन इत्तेहाद में उनको भी शामिल किया। वली खान साहब मरहूम को अल्लाह गनी के रहमत करे, उन्होंने खतरनाक तनकीद की कि भुट्टोइज़्म के को खत्म करो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? सबसे बड़ा मकसद और अच्छे सोच की पार्टी का ये है कि पाकिस्तान को जमहूरियत की जरूरत है, जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलना चाहिए, जमहूरियत को तसलसल मिलना चाहिए। इसी ख्वाहिश पर हम बार बार ऐसी बातें करते हैं।
चलें चांडू साहब एक शॉर्ट सा कमेंट करें, फिर मैं सेंटर गौस की तरफ जाती हूँ। सर, ये कुछ खबरें आ रही हैं कि जाती उम्रा में कोई मीटिंग हुई है जिसमें ये तय पाया है, क्या पीपल्स पार्टी से फिर रब्ता भी किया गया है और ये जो कशीदगी है, गर्मा गर्मी है, इसको कम करने पर बात हुई है। और कुछ साफी ये भी कह रहे हैं कि ये जो नूरा कुश्ती है ये सिर्फ 10 अगस्त तक है, जब इलेक्शंस खत्म होंगे तो आप दोनों दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर ऐसा है? मामला में पिछले इलेक्शन में क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, अपना तरीक़ाकार होता है, तरीका सियासत होता है, तरीका गवर्नेंस का तरीका होता है। तो उसमें ज़ाहिर है थोड़ा इख्तलाफ तो होता है, लेकिन हम 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे चल रहे हैं, हुकूमत वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़ाहिर है हम कोई पावर शेयरिंग के साथ हमारी है, हमें वज़ीर आज़म को अहदा मिला, बाकी जितने आईनी होते हैं उनको मिले हैं। और मुझे तो ये चांडी साहब की बातें मेरे कुलीग रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो सदर पाकिस्तान तो उनका ही है। सदर पाकिस्तान कोई ज़्यादा मतलब है तो ऑफिस जो है वो से ज़्यादा दूर तो नहीं है, वो कोई एक्शन ले सकते हैं ताकि दानी के सबूत है। तो ये ना कहे कि जी नून को वहाँ को डंडा लेके खड़ी थी, सारा ऐसे पार्टी ऐसे शो कर रही हैं कि नून को शायद डंडा लेके या कोई ऐसा कोई लगी हुई थी जिसकी कोई धांधली हुई। अब ये जो IPP है तो क्या अलीम खान हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या इनके पास वसाइल नहीं है? क्या इनके पास कोई प्रेशर था और ये मुस्लिम लीग ने सिलेक्शन छीन लिया? ओवरऑल देख रहे हैं ना जी, पंजाब में देख रहे हैं IPP के कितने हैं और ये तो रखना कि जो IPP का वोट छीन लिया गया मुझे समझ नहीं आती। वो वोट पड़े मैंने देखा है, सारी लिस्ट देखी है, वोट पड़े लेकिन कोई सीट ले नहीं सके। इस तरह पीपल्स पार्टी वाले जो है वो एक मुझे तो ड्रामा लगता है। अब शजीब अहमद साहब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस तो तनकीद कर रहे थे, तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था। अच्छा कि जी ये वहाँ धांधली हो गई, वोटर्स को धमकाया गया, डराया गया, हालांकि कोई ऐसी बात। ठीक है सर, इस पर मजीद भी बात करते हैं। ब्रेक का आता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर बार बार हम ये सुन रहे हैं कि उल्टी गिनती के दिन शुरू हो जाएंगे, शुरू हो गए। शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी आज इसी तरफ इशारा किया है। अभी चाडियो साहब ने जो गुफ्तगू की है कि इत्तेहाद लग नहीं रहा उनकी बातों से कि अब चल सकता है, तो अगर ऐसा ना रहा, पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद आप लोगों से खत्म हो गया, तो सर फिर मुश्किलात नहीं होंगी आप लोगों के लिए? PTI वैसे ही सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, JUI की भी बातें हैं कि वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है, तो ऐसे में पीपल्स पार्टी ही आपकी वाइड सपोर्ट है, अगर वो भी हट जाती है तो फिर पीछे क्या बचता है? अगर वो कौमी जमात है और अपने आप की जमहूरी पार्टी समझती है तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगी जिससे मुल्क में इंतशार बढ़े या हुकूमत में जो है हुकूमत जो है कोई खतरा लाक हो। देखो हुकूमत को खतरा लाक होता है तो उसके बाद क्या होगा? ठीक, मुल्क में और सियासी बेचैनी फैलेगी और ये कि हमारे सपोर्ट छोड़कर वो क्या खुद ले सकेगी? नहीं, फिर मुल्क में तो अनाज की फैलेगी जो तो पार्टी को कैसे करना है। अगर हम अपनी अक्सियत बरकरार ना रख सके असम्बली में तो हम ज़ाहिर असम्बली पे ज़ाहिर हमारा रियाम तो नहीं होगा, हम तो फिर अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, जमहूरियत में चलता रहता है। ठीक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, चलता रहता है। गुल अस्कर साहब मुझे ये बताएं कि आप लोगों की तरफ से ये खबरें आ रही है कि IPP जो है वो 3rd मरहले का बॉयकॉट करने जा रही है, ऐसा है? नहीं जी, इस पे हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट अब्दुल अलीम खान साहब बड़े क्लियर हैं। हमारी पूरी CEC जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है, हम जमहूरी उसका हिस्सा बनेंगे। वो बेनज़ीर साहिबा कहा करती थी कि मैंने एक इलेक्शन 85 का जो है बाइकाट किया, मैं पूरी ज़िंदगी उसको रिकूप नहीं कर सकी। तो पॉलिटिक्स में या जमहूरियत में जितना भी मुश्किल टाइम हो उसको आपको प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए। हमारी पार्टी का मंशूर भी है और हम इसका इंशाअल्लाह। तो तनवीर इलियास साहब का बयान उनकी ज़ाती आ रहा है? उनकी ज़ाती राय है, उनकी ज़ाती राय है, बिल्कुल उनकी ज़ाती राय है। हम बिल्कुल उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। अब बाकी रह गया जो अभी मैं बातें अपने भाई सेनेटर साहब की सुन रहा था, कह रहे हैं वोट्स पड़े हैं, अब आवाम ने आपको नहीं दिया तो आप लोग देखिए मैं उसी तरफ आता हूँ। देखिए ये जो निज़ाम मौजूदा चल रहा है ना जी,
इसके जो 25 से 35 का नौजवान है, बल्कि 18 से 35 का नौजवान है, वो कंपैटिबल ही नहीं हो रहा है इस निज़ाम के साथ। वो निज़ाम चल ही नहीं पा रहा। अगर फ्री एंड फेयर आप इलेक्शन प्रोसेस में चले जाएं तो ये न्याजी साहब को भी पता है और ये चांडी साहब को भी पता है और ये सबको पता है। देखिए, मैं तो पहली दफ़ा इस प्रोसेस का हिस्सा बना 2024 में MNA बना। मुझे तो यहाँ के पता चला कि MNA और सेनेटर साहबान का तो पासपोर्ट ही ब्लू है और वो आम पाकिस्तानी का पासपोर्ट जो है वो ग्रीन है। आपको VIP कार्ड मिल जाता है, आपको इलाज फ्री हो जाता है, तो आप तो फिर आम पाकिस्तानी रहते ही नहीं। अगर आप आम पाकिस्तानी और एक इतना बड़ा डिफरेंस है इस निज़ाम में, एक MNA का, एक सेनेटर का और एक मिनिस्टर का, कि वो तो आम फिर पाकिस्तानी रहता नहीं, तो वो फिर वो एक आम पाकिस्तानी के तो बच्चे आम स्कूलों में पढ़ते हैं। 3 करोड़ लोग बाहर हैं। अगर न्याजी साहब की बात को मान लिया जाए कि तो बिल्कुल दूध की नहरें कौन सा पिछले जो है वो डिलीवर हुआ है, 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। एक जो खुत्ते गुरबत है, 2/3 मेजॉरिटी, जो 1% लोगों को छोड़ दें तो कोई इस पार्लियामेंट का एक आम आदमी, एक मजदूर, एक किसान हिस्सा ही नहीं बन सकता। तो कौन सा निज़ाम है? चंद फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ इस पूरे सिस्टम को चला रही हैं। और फिर फैमिलीज़ क्यों इस सिस्टम को चेंज करने की बात करेंगी? ये न्याजी साहब को मुझे ये बताएं कि पार्टी हेड जो लाइन देंगे वो करेंगे, चांडी साहब को जो पार्टी हेड उनको देगा। तो फिर ये जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, आम आदमी है, ये तो इस सिस्टम कैसा नहीं बन सकते। फिर जो यूथ है वो इस सिस्टम कैसा नहीं बन सकती। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये सिस्टम कोलैप्स तकरीबन कर चुका है। इस सिस्टम को पूरे के पूरे को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। ये जो ड्रामे हम कर रहे हैं, ये इलेक्शन हो गया, वो इलेक्शन हो गया, ठीक कहा है नकवी साहब ने, आप 18-18 घंटे भी काम करेंगे तो ये सिस्टम दोबारा रिवाइज होने वाला नहीं है। पूरे सिस्टम में वो सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आम आदमी, आम हर तबका फ़िक्र का, मतलब अब ये हमारे सामने जो दोस्त कैमरामैन बैठे हैं, जो बाहर मजदूर है, जो रेडी वाला है, जब तक वो सिस्टम कैसा नहीं बनेगा, जब तक पॉलिसीज़ एक आम आदमी के लिए। अब कश्मीर को ही देख लें, कश्मीर पे बात हो रही है तो मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। मैं लिख के देता हूँ, कश्मीर में सिर्फ 3 साल में कश्मीर पाकिस्तान को कर्जा दे सकता है। उनके 3 सेक्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं बना रहे। वही फैमिलीज बैठी हुई हैं, वो पहले कमीशन मांगते हैं, जो मिनिस्टर साहबान बन जाते हैं। आप सिर्फ उसका हाइड्रो पार्क को देख लें, 30,000 मेगावाट का उसका पोटेंशियल है। आप उसके मिनरल को देख लें, $1 ट्रिलियन का उनका जेमस्टोन का, रूबी का, टर्मोलिन का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। फिर आप उनके टूरिज्म को देख लें, वो दुनिया का बेस्ट टूरिज्म उसको कर सकते हैं। इतनी एम्प्लॉयमेंट आ सकती है, हम नौजवानों को सब बना सकते हैं। ये पॉइंट्स को लश्कर साहब अपनी जगह है, लेकिन इस सिस्टम की आप बात करेंगे, सिस्टम कोलैप्स आप कह रहे हैं कर चुके हैं, और ये जो बातें हैं आप मोहसिन नकवी साहब की बात को सेकंड कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन कर रहे हैं। इसी सिस्टम का तो आप भी हिस्सा है ना, आप भी इत्तेहादी हैं, आप लोगों ने भी वजारत ली हुई है। फिर अभी मैं उनका मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब का बयान सुन रही थी, वो कहते हैं अगर एक वजीर ये बात कर रहा है ना कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सबसे पहले उसको इस सिस्टम से निकलना चाहिए। तो फिर सबसे पहले आपको भी निकलना चाहिए, आप भी वजारत छोड़ दें, एक आध वजारत का आपने क्या करना? देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि घर है और उसकी जो है वो नहीं, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और वो बेचारे नहीं कर रहे, तो अगर उसके दरमियान में को बड़ा बेटा या बड़ा भाई कह देता है कि ये सिस्टम हमें या तो कारोबार में ये स्ट्रेटेजिकल चेंज लानी चाहिए या ये चेंज, तो कौन सा बुरा बात है? मतलब ये तो बादशाह तो है नहीं, मतलब ना PMLN कोई बादशाह उस सिस्टम है, ना बाकी हैं पीपल्स पार्टी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पार्टीज़ के अंदर वाकई बादशाह आ गई है। हमने अगर बात की है सिस्टम में रह के बात की, तो कौन सा बुरी बात की है? जमहूरियत का तो हुस्न ही जो इख्तिलाफ राय है, अगर वो इख्तिलाफ राय ना हो तो वो तो फिर बादशाहत हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी बात हो गई है, ये बैठना हमें पड़ेगा ना। देखिए, एक या तो काउंटर इसमें आर्गूमेंट्स में ये आएँ और ये कहें हमने A डिलीवर किया, B किया, किस सेक्टर में डिलीवर हुआ? इंडस्ट्री में डिलीवर नहीं हो पा रहा, एजुकेशन में डिलीवर नहीं हो पा रहा, हेल्थ में नहीं, सोशल सेक्टर में नहीं डिलीवर हो पा रहा, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसको लेकिन करने के लिए ये बयानियां बना रही है कि हर सेक्टर में उन्होंने डिलीवर किया है, सिर्फ जो मोहसिन नकवी साहब के हैं उनमें डिलीवर नहीं हुआ। हम तो नून के खिलाफ बात ही नहीं कर रहे। हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी पार्टीज को सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये सिस्टम जो इस टाइम तबाही के दहाने पे खड़ा है उसके ऊपर हमें अब नौजवानों को गिला क्या है और कोई बताने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कश्मीर में क्या इशू चल रहा है। कश्मीर में इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट डाली और उन्होंने उनका जहन बना दिया, जो चंद नौजवान है, चंद हज़ार नौजवान, कि जी वो फेडरल आपका भाई, फेडरल को पाकिस्तान तो वो है बेचारा, वो बड़ा भाई है ना, वो बोल सकता है ना सुन सकता है, और बाकी जो 6 भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो एक कहता है कि मुझे सिर्फ, उसको लोग कह रहे हैं कि यार तेरे पास पानी निकालने का फंड है, तू सिर्फ पानी तेरे नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। दूसरे को कहता है गंदम उगाने का फंड है। तीसरा कहता है जी वो तो ट्रांसपोर्ट और शिपमेंट होती है, वहाँ सी आपके पास है। तो ये जो भाई हैं उनको आपस में लड़ा दिया गया कि भाई आप कोई एक इकोनॉमी बता दें। आप अमेरिका की इकोनॉमी वो चल सकती है, जापान $735 बिलियन उनका इम्पोर्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट भी है।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इकट्ठी चलती है। कश्मीरियों का ये जहन बना दिया गया नौजवानों का कि आपका पानी है, आपके वसाइल हैं, भाई गंदम भी तो उधर से आ रही है। तो ये वो काम है जो हमने मिल बैठ के करने हैं, कश्मीरियों ने बैठना है, जीबी के लोगों ने बैठना तमाम है, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे तभी मसाइल का हल निकलेगा, और मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकलता है। हमें मलिक अजमत साहब ने ज्वाइन किया है। चांडिया साहब का गालिबन कोई मसला आ गया है सिग्नल्स में। मलिक अजमत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी पहले मरहले पर आप लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर, फिर अभी दूसरा मरहला हुआ है जिस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, और अब IPP की जानिब से जो एक स्टेटमेंट आई थी कि थर्ड मरहले का बायकॉट होगा, वो क्लैरिटी आ गई है कि वो भी बायकॉट नहीं कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी थर्ड मरहले में जा रही है। सर, ऐसे में न्यू इंतजामी यूनिट्स की भी बातें हमने सुनी, सूबों की तादाद बढ़ाने की हमने बात सुनी, पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा जाता है कि ये तो मान जाएंगे, चाहे वो 26वीं यानी तरमीम हो या 27वीं हो, या फिर बजट से मामलात हो, या फिर अभी सूबों के मामलात हो, बड़ा आसानी से कह दिया जाता है पीपल्स पार्टी मान जाएगी। पीपल्स पार्टी की मुमकिना तौर पर क्या स्टैंडिंग होगी? देखिए जी, ये जो धांधली की बात है, ये तो गिलगित के इलेक्शन में मैं खुद रहा वहाँ, 1 माह मैंने कैंपेन चलाई, और मैंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जब विजिट किया तो मैंने उनको सारी सबूती सारी चीजें बताई कि इस तरह से धांधली होगी। फिर उन्होंने उस बात को उठाया और उसी वजह से हमने धांधली को काफी हद तक रोका। अब भी 2-4 सीट ऐसे हैं जो धांधली की वजह से किसी और जानिब गई है। फिर हमने पहले से आंखें खोल रखी थी कि कश्मीर में हमारे साथ ये क्या करने जा रहे हैं। कश्मीर में जब हमने प्रैक्टिकली देखा, हमारी पूरी टीम वहाँ मौजूद रही, तो 2 दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, जो इस वक्त सूबाई सदर है पीपल्स पार्टी पंजाब के, जी, उन्होंने बता दिया कि जनाब एक इलाका है जहाँ पर टोटल वोटों की रजिस्टर्ड तादाद 1200 है, उस इलाके के तकरीबन 50% लोग बैरूनी मुल्क आबाद है। उस आबादी को अगर एक एक करके गिना जाए, तकरीबन 300-350 लोग इस वक्त मौजूद है। उनके 1200 के 1200 पूरे वोट, 1100 भी नहीं, 1150 भी नहीं, 1200 वोट पोल करके दिखा दिए गए। किस तरह साबित करेंगे? यही है धांधली। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसके अलावा हमारे पास कई शवाहिद मौजूद है कि इन्होंने धांधली की है। हमने बार बार इनको मीडिया के जरिए बताया कि फर्स्ट फेज पे भी हमने एहतिजाज किया, सेकंड पे भी एहतिजाज किया, लेकिन ये अपना जो मनमानी है वो कर गए। अब हमारा प्लान जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब तय करेंगे कि हमने एहतिजाज में जाना है तो किस लेवल पे जाना है, किस अंदाज से जाना है। एहतिजाज तो होगा जरूर, क्योंकि ये फॉर्म 47 के आदि, ये पंजाब में हुकूमत और मरकज में हुकूमत, वो तो एक मसलहत थी कि निज़ाम बचाने के लिए एक वक्त था जो तल हुकूमती हमने पी ली, बर्दाश्त की। लेकिन फॉर्म 47 हर दौर में नहीं चलेगा, हर रोज नहीं चलेगा, हर इलेक्शन में नहीं चलेगा, और बिल्कुल नहीं चलेगा, न चलने देंगे। दूसरी बात आपने की है जो सवाल नकवी साहब की, वज़ीर दाखिला साहब की बात, मैं समझता हूं कि अगर वज़ीर दाखिला ने एक सजेशन के तौर पे ये बात की है तो ये काम हर हाल में सियासी जमातों का है, जमहूरी कुव्वतों का है। अगर उन्होंने किसी और उसके एंगल पे बात की है तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में वाहिद जमहूरी निज़ाम ही चल सकता है। कोई टेक्नोक्रेट, कोई मॉडल, कोई चीज नहीं चल सकती, ना फॉर्म 47 चल सकता है। और जो मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीली लानी हो सूबों के हवाले से या और यूनिट्स बनाने के हवाले से, तो तमाम जमातों को एक साथ बैठना होगा, फिर फैसला होगा, बाहर से नहीं कर सकता। ठीक, मैं न्याजी साहब, आज मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, फिर उसके बाद उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो क्या समझा जाए सर? क्या आवाम से कतरा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, फेस नहीं करना चाह रहे? क्योंकि अगर तो वो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ये बात उन्होंने की है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सूबे बढ़ाने चाहिए, सूबों की तादाद में इजाफा होना चाहिए, तो फिर उनको खुलकर बात करनी चाहिए, मजीद इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए, तो फिर कतराना तो नहीं चाहिए आवाम से। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है कि अचानक पता नहीं क्या ख्याल है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आज 1 महीने पहले तो कोई ऐसी बात नहीं थी, न किसी ने कोई जफूदाना खाया था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर चुका है। अल्लाह ताला के फजल से और हमारे लीडरशिप की एक फरासत से
पाकिस्तान डिफार्ट से निकला और पाकिस्तान की मीशत का मतलब बेहतर हुई है, पीछे नहीं गई। जिस तरह पहले मीशत पीछे जा रही थी और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, जिस तरह हमारे इंटरनेशनल हालात बने हुए हैं, ईरान अमेरिका जंग शुरू है, उसमें फ्यूल की चार्जेस और फ्यूल कितना महंगा हो गया है, यहाँ पेट्रोल डीजल जब तक पहुँचता है और फिर सारे ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ की मुतासर हुई है। हमारा सरगोदा खड़ारी हॉस्पिटल है, मियां नवाज शरीफ ने जो बनाया है, अब उसकी जो मशीनरी है वो भी रास्ते में है, उस पर भी रुकावट है। तो ये एक मतलब इंटरनेशनल हालात ऐसे बन गए हैं सही। कि हमारा उसमें जो जितनी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हुई और महंगाई इजाफा हुआ है, तो वहाँ तो परेशान तो है, हम मानते हैं न्याजी साहब, इजाफा हुआ है। ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई हिदायत आई हैं कि मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद नहीं करनी, उन पर बात नहीं करनी। सर, ऐसी कोई आपको आई है हिदायत? नहीं, ऐसी कोई हिदायत नहीं, हमें तो हमारे तो कोई कन्वे नहीं हुआ। पर हमारी पार्टी के जो सेक्रेटरी तलात हैं साहब, वही अगर पार्टी के जो बयानी होगा वही बताएंगे। तो वो खामोश हैं। हम समझते हैं कि ये नकवी साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है जो उन्होंने पेश किया है और हर एक को हर मेंबर पार्लियामेंट को अपना नुक्ता नज़र पेश करने का हक है और ये पार्टी भी इसको पार्टी पॉलिसी समझना या कोई ऐसा करना, मेरे ख्याल में ये इसको लाइटली लेना चाहिए। उनकी सजेशन है, लेकिन बेहतर था कि मोहसिन नकवी साहब इसको पार्लियामेंट में पेश करते, उसको प्रॉपर तरीका जो है सिस्टम को रहत चाहिए, या कुछ सूबे बनाने हैं या इंतजामी यूनिट बनाने हैं, जो भी बनाने हैं, तो उसको बेहतर था कि एक जो है फॉर्म जो उसके पास है या जो सही फॉर्म है वो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, सेनेट में आके पेश करते। वो मिनिस्टर हैं, कौमी असम्बली में भी आ सकते हैं, वहाँ के ये चीजें हैं। सर, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बड़े ताकतवर वजीर हैं, कुछ मामलात में वो वजीर आजम को भी जवाब दे नहीं है और कैबिनेट की मीटिंग्स में भी वो नहीं आते हैं। नहीं आते, आप उसका कंडक्ट है जिनको आना चाहिए, अब क्यों नहीं आते? अगर सारे वजीर आ रहे हैं तो उनको भी आना चाहिए। और फिर पिछले दिनों तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन इंटरनेशनल तौर पर रही हैं, ईरान में इनकी मशरूफियात ज़्यादा थी, आना जाना, सऊदी अरब जाना और इस किस्म के हालात में वो हुकूमत के साथ थे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, तो उस पर शायद वो पार्लियामेंट में ना आ चुके हों, तो वो आना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए, तो कैबिनेट इजलास में आना चाहिए और इस जमहूरी सिस्टम चल रहा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। अब तो इंतजामी यूनिट बन जाएंगे तो अपने कितने अखराजात होंगे, उसकी इकॉनमी की क्या हालात होंगे, या फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आएगी। अभी तक मैं ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ, अभी जो इसके बना KPK में जो 6 अजला शामिल हुए हैं, जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान, पूर्व एजेंसी, जितनी 5-6 एजेंसी थी, इनको अजला बना दिए गए। तो अभी तो वो मतलब 5 साल हो गए, वो अजला भी सही डेवलप नहीं हो सके, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं बन सका, वहाँ के हालात भी ठीक नहीं, वहाँ कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं स्टेप स्टेप पे जाना चाहिए। एकदम हम बहुत से सूबे बना दें या बहुत से चलें, सूबों के मामला तो अपनी जगह, लेकिन नाजी साहब, मेरा ये आपसे सवाल है कि PCB की कारकर्दगी पर नून लीग इस पर बहुत सारा सवालात उठा रही है, फिर वजारत दाखिला पर कहा जा रहा है कि उसकी कारकर्दगी में वो लैग कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। ये दो जो बयानात हैं ये बड़े अहम सीनियर वज़रा की तरफ से आ रहे हैं। और फिर कैबिनेट की जो बात है वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो कैबिनेट में नहीं आते, बड़े ताकतवर वज़रा हैं, PM को जवाब दे नहीं है। फिर वो उस PM की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं एक समिट के दौरान, और वो ये कहते हैं कि 18 घंटे काम कर लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वज़ीर आज़म के पास तो इख्तियार है कि वो किसी वज़रा को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, और नून लीग पूरी ये मुतालबा क्यों नहीं करती कि वो इस्तीफ़ा दे दें? फिर देखिए, हुकूमत पे जो होता है ना उसकी बहुत जिम्मेदारी होती हैं, वो हर कदम जो है ना फूंक फूंक कर रखता है कि फिर हमारा मुल्क में डिस्टेबिलिटी ना आए। अब अगर हम जो मोहसिन नकवी साहब को कैबिनेट से निकालते हैं या वज़ारत से निकालते हैं तो उसकी क्या रिएक्शन क्या होंगे, उसका मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल क्या मतलब जाएगा, या पाकिस्तान के अवाम क्या समझेंगे कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट के और के इख्तलाफात होंगे। नहीं, जमहूरियत का यही उसूल है कि बैठ के मसले का हल किया जाए। अच्छा, ये अच्छे की जगह निकालने से या करने से इस तरह के मसाइल कभी हल नहीं, बल्कि उल्टा हालात खराब होते हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब, मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट में अपना नुक्ता नज़र पेश करें, उस पर बहस हो सकता है कोई अच्छी चीज़ें डेवलप हो जाएं और कोई ऐसा जो तरीक़ेकार निकल आए जिसकी जो मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं या कोई हमारे और दोस्त चाहते हैं
मुक्तदरा चाहती है, तो उस स्टेप पे कंसेंसस डेवलप हो सकता है और कोई आनी तरीके करीब दो भी की जा सकती है। तो ये मतलब एक बात करने का मतलब है कि किसी को निकालने दे, ये करने दे। और मोहसिन नकवी साहब भी हमारे कैबिनेट का हिस्सा है, उनको भी ये एहसास करना चाहिए कि बात जो है मुतल्लिका फौरों पे की जाए। वो असम्बली है, सेनेट है, वहाँ बात की जाए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे इतनी विजडम है हमारी पार्लियामेंट में कि इस पर भी इसी ठीक। बात हुई जो मलिक अलीम अजमत खान भी इसी साहब, सिस्टम का हिस्सा है। आपने न्याजी साहब की बात सुनी है, वो बड़े कॉन्फिडेंट है, बार बार ही कह रहे हैं जमहूरियत का हुस्न, इख्तिलाफात होते रहते हैं लेकिन स्टिल हम सिस्टम का हिस्सा है, जमहूरियत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। एक खबर आई थी अजमत साहब के जाती उम्रा में कोई बैठक लगी थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि अब ये इख्तिलाफात जो हैं वो कम होने चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी की कुछ रहनुमाओं से रब्ता भी किया गया नून लीग की तरफ से। एक ये क्लैरिफाई कीजिएगा कि आप लोगों से कोई रब्ता हुआ था कि ये गर्मा गर्मी सिर्फ इलेक्शन तक रहेगी और उसके बाद फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे? जो रायवंड में बैठक हुई है जी, वो इस बात पे हुई थी कि वजीर दाखिला साहब ने जो बयान दिया तो मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा और सबको एक साथ बिठाकर पूछा कि क्या हमें रिएक्शन देना चाहिए इस बयान पे। हालांकि बनता है, सवाल तो बनता है भाई, आपसे सवाल तो किया गया, पंजाब से भी किया गया, मरकज से भी किया गया कि भाई आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ ने शायद कहा है कि जी चुप रहे, क्योंकि उनके मुंह में नवाला है वजारत उज़्मा का भी और पंजाब के वजारत का भी, और वो नवाला उनको पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये नवाला हमारे मुंह से गिर जाएगा। तो वो मसलहत के तहत वो चुप है। उनको पता है कि वो फॉर्म 47 के तहत आए हैं, वो कोई हकीकी इलेक्शन के तहत तो नहीं आए। कल आप बक्से खोल ले फिर पता चल जाए। तो इसी वजह से वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम तो ये सीधी सारी बात है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा से जमहूरी अक़दार को सामने रखा, आईन को सामने रखा। हाँ, कभी कभार हमने मसलहत के तहत कुछ चीज़ों को बर्दाश्त किया जिस तरह इस हुकूमत को बर्दाश्त कर रहे हैं। अदरवाइज जो भी इक़दाम होगा, कोई 28वीं तरमीम की बात करेगा, कोई और बात करेगा, तो सीधा जमहूरी असूलों के मुताबिक बात होगी, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बात होगी और कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक। अहमद बिलाल महबूब साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सरबरा पिलडाट हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर आपसे बात करना चाहूँगी। इस वक्त दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो चुका है और मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा कर रही है, लेकिन स्टिल पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस को धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है कि ये वहाँ पर रिगिंग हुई है और वो इन इलेक्शंस को या इन रिजल्ट्स को नहीं मानते। सर, ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसेस रहा और ये जो नताइज आ रहे हैं, आप कैसे एनालाइज करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे पाकिस्तान में भी ये रिवायत रही है कि जब कोई इलेक्शन में हार जाता है, खा वो वाकई हारा हो या वो वाकई उसको किसी गलत तरीके से हराया गया हो, वो कोई ना कोई इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है और इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर सवाल उठाता है। अब इसका फ़ैसला कौन करेगा कि वाकई वो रिगिंग हुई है या ये फेयर इलेक्शन थे? अब ज़ाहिर है इसके लिए कानून ने और आइन ने एक तरीका वज़ा किया हुआ है कि आप इलेक्शन पटिशन दाखिल करते हैं और इलेक्शन पटिशन का फ़ैसला फिर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स करते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये इलेक्शन तो हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फ़ैसला दे दिया है, इब्तदाई नताइज अनाउंस कर दिए हैं। उसके मुताबिक PMLN को तो ऑलरेडी 2 मरहलों में सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। अब अगर उसको चैलेंज करना है तो उसका तरीका तो यही है कि आप इलेक्शन पटिशन
दायर करें और उसका फिर जब भी फैसला हो, ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आइन और कानून में यही दर्ज है। और जब तक ये फैसला ना हो, मैं कैसे तय करूंगा कि वाकई रिगिंग हुई है या ये वाकई फेयर इलेक्शन हुए हैं। अच्छा अहमद साहब, इन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, टर्न आउट को लेकर बड़े मुतजाद बयानात आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पहले मरहले में 42 से 44% टर्न आउट था, फिर दूसरे मरहले का 50 से 56% दावा किया जा रहा है, लेकिन आईपीपी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 20% टर्न आउट था। नून लीग दावा करिए कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा था। ओवरऑल आपने क्या एनालाइज किया सर, टर्न आउट आपके मुताबिक सेटिस्फैक्ट्री था? देखिए, जो पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस होते रहे हैं, मसलन पिछले 3 इलेक्शन अगर आप देख लें, तो उन पे एवरेज कोई 60% प्लस वोटर टर्नआउट होता था। और मैंने मीरपुर का 2021 के इलेक्शन का टर्नआउट देखा है, वो भी 61% था। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं 44% है। मैंने जो चेक किया था वो 46-47% था, लेकिन 44% भी मान लें तो ये पिछले इलेक्शन से तो कम है मीरपुर का। और अगर उससे कम है तो उसकी वजह ज़ाहिर है ये है कि उसको या तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से लोग घरों से नहीं निकले, या जो बाइकॉट की अपील की गई थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो 44% पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में को बुरा टर्नआउट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एवरेज पिछले 11 इलेक्शंस का 45% है वोटर टर्नआउट, तो 44% इतना बुरा नहीं है। मुजफ्फराबाद के स्टेटिस्टिक्स मैंने अभी नहीं देखे, और अगर वो वाकई 50% है तो बहुत ही अच्छा टर्नआउट है, क्योंकि मुजफ्फराबाद में हालात मुझे कुछ थोड़े से मीरपुर की निस्बत ज़्यादा मखदूश लग रहे थे कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं वो मीडिया का इम्प्रेशन था या वाकई ऐसे था, लेकिन उसको मैंने अभी वोटर टर्नआउट ऑफिशियल फिगर इलेक्शन कमीशन ने मैंने नहीं सुने। अगर आपने सुने हैं 50% है तो बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट है, फिर तो इनकी लेजिटिमेसी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। अच्छा अहमद बिलाल साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त बी टीम बना हुआ है नून लीग की, और इन इलेक्शन से पहले एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बायकॉट का ऐलान कर दिया था, और अब आईपीपी की तरफ से भी खबरें आ रही है। सरदार तनवीर इलियास साहब कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर तीसरे मरहले का आईपीपी भी बायकॉट कर सकती है, और फिर पीपल्स पार्टी जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी है तो शायद लग गिरा है कि वो भी तीसरे मरहले में ना जाएँ। अभी क्लैरिटी नहीं है इस बात पर, लेकिन सर अगर ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो फिर क्या हैसियत रह जाएगी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की? देखिए, जो तीसरे मरहले का इलेक्शन है ना, वो अब सिर्फ पूंछ डिवीजन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन है कि उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो हुकूमत बनाने का जो काम है वो तो सारा पहले 2 मरहलों में हो चुका, क्योंकि अब सिंपल मेजॉरिटी अगर पीएमएलएन को हासिल हो गई है और उनको किसी के साथ कोalition बनाने की मोहताजी भी नहीं है, तो फिर तो ये पहले 2 मरहलों में इसका फैसला हो गया है। तीसरे मरहले से अगर वो चूँकि किसी को उम्मीद नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी और आईपीपी को भी, तो इसलिए वो बाइकॉट वो एक खामखा कि उसमें क्यों उठाएंगे जहमत कि तीसरे मरहले में इलेक्शन लड़ें, क्योंकि जीतने की उम्मीद तो है नहीं, हुकूमत बनाने की उम्मीद तो है नहीं। तो इसलिए अगर पीपल्स पार्टी भी बाइकॉट कर दे और आईपीपी भी बाइकॉट कर दे और कुछ और पार्टियां भी कर दें तो अंडरस्टैंडेबल होगा, लेकिन उससे लेजिटिमेसी मुतासर इसलिए नहीं होगी कि पहले 2 मरहलों के अंदर जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो सीटें पीएमएलएन को मिली हैं वो काफ़ी हैं कि उनको ग़ालिबन 23 सीटें मिल गई हैं, तो वो उनको सिंपल मेजॉरिटी के लिए काफ़ी हैं। हो सकता है आज जो इलेक्शन हो रहे हैं या कल जो बाई इलेक्शन होंगे उसकी वजह से एक आध सीट और उनको मिल जाए तो और कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो अगले मरहले में बाइकॉट का कोई ख़ास मतलब नहीं होगा। अच्छा मुझे ये भी बताएं सर कि राना सनाउल्लाह साहब ये बयान दे रहे हैं कि तारीख का सबसे पुरअमन इंतखाबात हुए हैं, शफाफ इंतखाबात हुए हैं सर, लेकिन दूसरे मरहले में कुछ खबरें ये भी आई थी कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर मुलतवी भी हुआ है, ग़ालिबन एक पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी भी हो गए। सर ओवरऑल अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर मैं ज़रूर आपका कमेंट जानना चाहूँगी, क्योंकि एक तरफ हम ये खबरें देखते हैं कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज है जिसकी वजह से लोगों में कुछ डर भी है और लोग बाहर नहीं निकले हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि बड़ा पुरअमन
माहौल में ये सब कुछ हो रहा है, तो सर मैं इस पर आपका ज़रूर कमेंट चाहूँगी। मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा सा सियासी बयानों में से एक बयान है कि जिसमें आप हिस्ट्री के सबसे पुरअमन इंतखाबात करार दे रहे हैं। हो सकता है उसके पास, राना साहब के पास कोई एविडेंस हो, लेकिन इतने पुरअमन तो नहीं नज़र आए। क्योंकि अगर आप एक शख्स की धीगा मुश्ती में इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाए कि वो घर जाके वो फौत हो जाए, तो इसका मतलब है कि लड़ाइयाँ तो हुई हैं। फायरिंग का वाक़या पता नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लड़ाइयाँ तो कई पोलिंग स्टेशंस पे और कई जगहों पे हुई हैं। तो पुरअमन तो ये नहीं थे, लेकिन रिलेटिवली क्या पिछले तमाम इंतखाबात से पुरअमन थे, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन बहरहाल इंतखाबात हो गए हैं। ये इन हालात में, जबकि जो अवामी जो वहाँ पे मजलिस अमल बनी हुई है, अगर वो बाइकॉट की अपील भी कर रही है और उनके पीछे बहुत से लोग भी लगे हुए हैं, अगर उसके बावजूद ये दो मरहलों में इंतखाबात हो गए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक कामयाबी है। क्योंकि अब हुकूमत बनने का रास्ता हमवार हो गया है। अगर ये भी ना हो पाते और मुजफ्फराबाद में भी डिसरप्ट हो जाते इलेक्शन, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता फिर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन हालात में ये कामयाबी है कि इलेक्शन हो गए हैं। अहमद साहब, लेकिन नून लीग के जो अपने ही कुछ बयानात हैं वही इलेक्शंस को मुतनाज़िर बना देते हैं। जिस तरह से नून लीग के अभी भी कुछ रहनुमा ये फरमा रहे हैं कि ब्लैकमेल करके जीबी में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत ली और अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में। तो सर अपने ही बयानात इस तरह के हैं कि तो फिर तो इलेक्शन को मुतनाज़िर बनाने वाली बात है। इलेक्शन पर शफाफियत नहीं उठती है ये इलेक्शन पर? नहीं, वो जो कह रहे हैं, मैं उसका जो मैं मतलब समझ रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन हो जाने के बाद उन्होंने जो हुकूमत बनाई है, उनके पास तो अक्सरियत नहीं थी पीपल्स पार्टी के पास। तो फिर उन्होंने कोलिशन बनाई, और वो कोलिशन बनाने के अमल में वो कह रहे हैं कि शायद कोई ब्लैकमेलिंग का अंसर हो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। वहाँ पे इलेक्शन हुए और कुछ सीटें PMLN ने जीती, वो इलेक्शन नहीं जीत सकी, उन्होंने तस्लीम कर लिया, मुबारकबाद भी दे दी। तो मेरे ख्याल में ये कहना बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ ब्लैकमेलिंग के नतीजे में हुकूमत बनाई है। उन्होंने सीटें ज़्यादा जीती थी। और अगर आप समझते हैं कि उन्होंने कोई रिगिंग की थी जिसकी वजह से वो जीते हैं, तो आपने तो ये बात पहले नहीं कही। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद उनको मुबारक दी है, इसलिए बात बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के वहाँ हुकूमत बनना वो बिल्कुल दुरुस्त था। और कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने ख़ुद से हुकूमत नहीं बनाई, मिल के हुकूमत बनाई है, तो ये दुरुस्त है। अच्छा अहमद साहब, AJK की सूरत हाल हो, उनके इलेक्शंस हो, या GB में जो कैंपेन के दौरान एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक दूसरे को फॉर्म 47 का ताना भी देते रहे हैं। शर्जील मेमन साहब की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उसमें भी वो ये कह रहे थे कि 2024 वाला फार्मूला और दोबारा से वही सब दोहराया गया, मैंडेट पर डाका डाला गया, चोरी की गई और ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी बार बार, बिलावल भुट्टो साहब भी ये दोहरा रहे हैं। सर इससे पहले तो सिर्फ PTI का ये बयानिया था कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, लेकिन अब ये JUI की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जाली है और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जा रहा है। तो अगर सारी ये जमातें ये कह रही हैं सिर्फ PMLN के अलावा, तो सर फिर 2024 के जो इलेक्शंस थे उनकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल नहीं उठता? देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कम अज़ कम फॉर्म 47 की बात करना तो बिल्कुल ही नामुनासिब है। वो इसलिए नामुनासिब है कि वो इसके बेनिफिशरी हैं खुद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ PPP का जो अंडरस्टैंडिंग हुई, वो ये थी कि उसमें आपस में पोजीशंस तकसीम की गई। वज़ीर आज़म और कैबिनेट कहा गया कि PMLN बनाए, लेकिन सदर ममलकत जैसा बड़ा मनसब वो कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के वोटों से मुंतखब हुए। तो वो भी तो फॉर्म 47 के लोग थे जिन्होंने उनको वोट दिए। तो ये बात अगर वो करते हैं तो फिर सदर ममलकत का इलेक्शन और गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और फिर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन
और फिर कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, ये सारे फिर मुतनाज़ा हो जाते हैं ना, ये भी फार्म 47 के इन्फ्लुएंस में आते हैं। इसलिए अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहें या कोई और कहे, पीटीआई कहे, तो उनकी बात को तो फिर भी कोई वजन दिया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये बात कहना मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि वो खुद इस फार्म 47 से इलेक्ट किए हुए, उनके बकौल एमएनएज और एमपीएज के वोटों से मुंतखब हुए हुए हैं सदर ममलकत, जो उनकी पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब सरबरा पिलडाट हमारे साथ मौजूद वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।